नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीजी साइंस क्लासेस में। आज हम फिर से एक जो बीएससी सेकंड ईयर का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इसका नाम है एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जब डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो उस एमआरएनए के बनने की जो प्रोसेस होती है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो कैसे एक ट्रांसक्रिप्शन की एक मैकेनिज्म है जो उसे टर्मिनेट कर देती है उस ट्रांसक्रिप्शन को, तो उसे हम एटेन्यूएशन कहते हैं। तो आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो अपनी एटेन्यूएशन की जो प्रोसेस होती है इसको हम एटेन्यूएशन या इसे हम श्रेणीकरण भी कहते हैं, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है उसे थोड़ा सा धीमा कर देती है या फिर उसे अवरुद्ध कर देती है परमानेंटली, तो इसे हम एटेन्यूएशन भी कहते हैं। और इसे हम ट्रांसक्रिप्शनल एटेन्यूएशन भी कहते हैं, क्योंकि जो एटेन्यूएशन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, उसी का एटेन्यूएशन होता है। यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है किसी स्पेसिफिक साइट पे तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन एटेन्यूएशन कहते हैं। तो एटेन्यूएशन की प्रोसेस होती है वो कुछ जो जीवाणु जो होते हैं, जैसे हमारे इकोलाई के बैक्टीरिया होते हैं, इकोलाई का जो जीवाणु होता है उनके ओपेरोन्स में क्या होता है, जो अनुलेखन की जो क्रिया होती है उसका समापन क्या होता है, एक विशिष्ट क्रिया विधि यानी कि एक मैकेनिज्म के थ्रू होता है जिसे हम एटेन्यूएशन कहते हैं। यानी कि उस मैकेनिज्म को हम एटेन्यूएशन कहते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो ओपेरोन्स होते हैं, जैसे हमने अलग अलग ओपेरोन्स समझे, जैसे लेक ओपेरोन होता है, जैसे टीआरपी ओपेरोन्स होता है, तो उनसे क्या होता है जब अनुलेखन की जो प्रोसेस होती है, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए का, डीएनए से आरएनए बनता है, यानी अनुलेखन की जो क्रिया होती है उसका समापन क्या होता है, एक मैकेनिज्म के थ्रू होता है और उस मैकेनिज्म को हम एटेन्यूएशन कहते हैं। जो एटेन्यूएशन की जो प्रोसेस होती है इसको हम दूसरे शब्दों में परिभाषित करें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है हमारी, जो जितने भी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, जो अनुलेखन के दौरान जो बनने वाले जो एमआरएनए होते हैं, हमें पता है कि डीएनए के अनुलेखन से आरएनए का निर्माण होता है। तो जब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है तो उसके दौरान बनने वाला जो एमआरएनए होता है, उस एमआरएनए की जो प्री मेच्योर टर्मिनेशन को, यानी कि जब एक टर्मिनेशन होता है उस टर्मिनेशन से पहले कोई दूसरी साइट के ऊपर टर्मिनेशन हो जाए तो हम उसे प्री मेच्योर टर्मिनेशन कहते हैं। तो उस एमआरएनए की जो प्री मेच्योर टर्मिनेशन है उसकी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल एटेन्यूएशन कहते हैं। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें अनुलेखन के दौरान जो बनने वाला एमआरएनए होता है उसके एमआरएनए के प्री मेच्योर टर्मिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल एटेन्यूएशन कहते हैं, या हम बोले तो अनुलेखन का समापन भी इसे कहते हैं। तो ऐसी अनुलेखन इकाइयां जिनमें क्या होता है, एटेन्यूएशन होता है। हमें इसमें पता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें कुछ जो ओपेरोन्स होते हैं उन्हीं के अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस के थ्रू एटेन्यूएशन होता है। तो जिन अनुलेखन इकाइयों के अंदर एटेन्यूएशन की प्रोसेस होती है उनमें क्या होता है, एक एटेन्यूएटर पाया जाता है, या हम बोले तो एटेन्यूएटर जो साइट होती है, एक एटेन्यूएटर की साइट यहाँ पे प्रेजेंट होती है उसके डीएनए के अंदर। तो उस एटेन्यूएटर साइट जिनमें एटेन्यूएशन होता है उनमें एटेन्यूएटर साइट पाई जाती है। और ये एटेन्यूएटर क्या होता है, तो एटेन्यूएटर जो होता है एक आंतरिक यानी कि इंट्रिंसिक समापनकारी यानी कि टर्मिनेटर रीजन होता है। यानी कि जो एटेन्यूएटर होता है एक जो उसके अंदर जो आंतरिक जो समापनकारी फैक्टर होता है जो कि अनुलेखन इकाई के शुरू में स्थित होता है। यानी कि जब अनुलेखन शुरू होता है तो उस इकाई से पहले एक लीडर सीक्वेंस पाई जाती है। उस लीडर सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, ये आंतरिक एक समापनकारी की तरह काम करता है जिसे हम एटेन्यूएटर कहते हैं। यानी कि एटेन्यूएटर जो होता है जो हमारी अनुलेखन की इकाइयां होती हैं या उसमें जो लीडर सीक्वेंस पाई जाती है। हमने एमआरएनए की स्ट्रक्चर में जब एमआरएनए की स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो उसमें हम दो रीजन देख रहे थे, एक 5 प्राइम पे यूटीआर रीजन था और एक 3 प्राइम पे यूटीआर रीजन था। तो 5 प्राइम पे जो यूटीआर रीजन पाया जाता है उसे हम जो लीडर सीक्वेंस है उसे हम लीडर सीक्वेंस बोल रहे थे। तो उस लीडर सीक्वेंस में क्या होता है, उस अनुलेखन इकाइयों के साथ में क्या होता है, एक इंट्रिंसिक एक टर्मिनेटर पाया जाता है जिसे हम एटेन्यूएटर कहते हैं। और ये जो एटेन्यूएटर होता है ये क्या करता है, एटेन्यूएशन को कॉज करता है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होती है वो प्री मेच्योर टर्मिनेशन हो जाती है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शनल एटेन्यूएशन कहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले या जो इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो ट्रिप्टोफैन ओपेरोन पाया जाता है उसकी संरचना इस प्रकार से होती है। अभी हमने बात की थी जो यहाँ पे जो एटेन्यूएटर जो पाया जाता है वो उस लीडर सीक्वेंस में पाया जाता है, यानी कि जो लीडर का अनुक्रम होता है उसके अंदर एक एटेन्यूएटर साइट पाई जाती है और उस एटेन्यूएटर साइट पे क्या होती है, उस वहां पे वो उसका ट्रांसक्रिप्शन का एटेन्यूएशन हो जाता है। यानी कि उस ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है उसका समापन जो एटेन्यूएटर होता है वहीं पे हो जाती है। तो ये जो लीडर सीक्वेंस होती है उसके अंदर एटेन्यूएशन साइट पाई जाती है। अब ये लीडर सीक्वेंस इसमें कहाँ पर होती है वो देखते हैं। तो जो लीडर का जो अनुक्रम होता है या लीडर की जो सीक्वेंस होती है जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइडों का वह अनुक्रम होता है जो कि ऑपरेटर और जो संरचनात्मक जीन्स होते हैं, यानी कि जो ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जो जीन होते हैं उनके मध्य में ये स्थित होता है। तो यहाँ पे जो इकोलाई का जो ट्रिप्टोफैन ओपेरोन है यहाँ पे इसकी संरचना दिखाई गई है।
तो ये जो संरचना उसमें अंदर जो लीडर सीक्वेंस पाई जाती है, ये जिसका ऑपरेटर रीजन होता है उसके, और जो इसकी संरचनात्मक जीनें होती हैं, तो इनसे क्या होते हैं 5 अलग प्रकार के एंजाइम्स बनते हैं। संरचनात्मक जीनों का जब ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन होता है तो इनसे क्या होते हैं अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स बनते हैं। यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर जीन्स दिखाई गए ट्रिप्टोफेन ओपेरोन के अंदर। ये ट्रिप्टोफेन ओपेरोन में जो 5 जीन्स होते हैं ये एंजाइम्स का निर्माण करते हैं, और ये एंजाइम्स जो होते हैं स्टेप बाय स्टेप कुछ रिएक्शंस को फॉलो करके जो एक एसिड होता है उससे, यानी कि जो कॉर्समिक एसिड होता है, इसको फिर ये ट्रिप्टोफेन जो अपना जो कोशिकाओं के अंदर जो पाए जाने वाला जो ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड होता है उसके अंदर ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड, इसमें ये जो एंजाइम्स होते हैं ये कॉस्मिक एसिड को इस ट्रिप्टोफेन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इन एंजाइम्स के जब इन जीन्स का जब ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है उसके बाद में ये जो कॉस्मिक एसिड होता है इसको ये ट्रिप्टोफेन में चेंज कर देते हैं। तो ट्रिप्टोफेन का ओपेरोन क्या होता है, ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड का सिंथेसिस करने के लिए काम में आता है। तो इन 5 जीन्स स्ट्रक्चर जीन्स का इसके लिए क्या होता है, जो स्ट्रक्चर जीन्स होते हैं इनका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होना अनिवार्य होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो कुछ ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होते हैं एटेन्यूएटर साइट पाई जाती है इनके अंदर। तो ये क्या होते हैं जो अमीनो एसिड जो रिक्वायरमेंट होती है उसे उसके ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए या उसे कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे एक एटेन्यूएशन साइट पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है इस एटेन्यूएटर के द्वारा इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक दिया जाता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शनल एटेन्यूएशन कहते हैं। तो अभी हमने जो बात की है जो ट्रिप्टोफेन ओपेरोन्स होता है वहां पे क्या होते हैं कुछ विशेष कंडीशंस में क्या होते हैं ये एटेन्यूएशन हो जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का एटेन्यूएशन हो जाता है। अब वो विशेष कंडीशंस कौन सी होती हैं, कौन सी परिस्थिति होती है जिनके अंदर जो एटेन्यूएशन की प्रोसेस होती है वो फॉलो होती है। तो जब कोशिकाओं के अंदर या हम बात करें तो इकोलाई का जो बैक्टीरिया होता है ये सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, हमें पता है। तो सिंगल सेल के अंदर अब क्या होता है यहाँ पे अगर ट्रिप्टोफेन की जो अमाउंट होती है वो अगर हाई कंसंट्रेशन में इसकी अमाउंट पाई जाती है तो ये क्या होता है इस साइड पे एटेन्यूएशन उसका कर देते हैं। फिर आगे इस जो डीएनए होता है इसका ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होती है, यहाँ बोले कि इसका ट्रांसक्रिप्शनल एटेन्यूएशन हो जाता है। तो जब यहाँ से जो आरएनए पॉलीमरेज आता है यहाँ पे, तो इस लीडर सीक्वेंस के अंदर जैसे ही एटेन्यूएटिक साइट आती है तो यहाँ से यहाँ पे जो क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन का एटेन्यूएशन हो जाता है, और ये केवल लीडर आरएनए का सिंथेसिस ही कर पाता है। और लीडर आरएनए का हमें पता है कि यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो यहाँ पे केवल 140 न्यूक्लियोटाइड के आसपास एक लीडर आरएनए का निर्माण होता है जब कोशिकाओं में हाई अमाउंट में ट्रिप्टोफेन मौजूद हो। जब इकोलाई की कोशिकाओं के अंदर लो अमाउंट में जो ट्रिप्टोफेन पाया जाता है, यानी कि जब इसकी मात्रा या इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, इसकी सांद्रता जो होती है ट्रिप्टोफेन की कोशिकाओं के अंदर इसकी लो मात्रा होती है, तब क्या होता है ये जो सीक्वेंस होती है इसका कंप्लीट एमआरएनए का निर्माण होता है। उसमें क्या होता है स्ट्रक्चर जो जीन्स होते हैं इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है और कंप्लीट ट्रांसलेशन की सहायता से इसका पूरा एमआरएनए बनता है, और इससे फिर क्या होता है कोशिकाओं के अंदर जो ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड होता है उसका सिंथेसिस किया जाता है। तो अब कोशिकाओं के अंदर जब हाई अमाउंट में और जो लो अमाउंट में ट्रिप्टोफेन की मात्रा पाई जाती है तो कैसे वहां पे एटेन्यूएशन होता है और कैसे एक पूरे जो एमआरएनए का निर्माण होता है, इसको हम पूरी मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो ट्रांसक्रिप्शन एटेन्यूएशन में क्या होता है जब कोशिकाओं के अंदर जब ट्रिप्टोफेन की जो सांद्रता होती है वो जैसे ही कम हो जाती है ट्रिप्टोफेन की सांद्रता, तब क्या होता है कंप्लीट जो ओपेरोन होता है उसके अनुलेखन से क्या होता है एमआरएनए का निर्माण हो जाता है। यानी कि जब जैसे ही कोशिकाओं के अंदर ट्रिप्टोफेन की सांद्रता कम होगी तो उस कंप्लीट जो उसका जो ट्रिप्टोफेन का ओपेरोन था उस कंप्लीट ओपेरोन का ट्रांसक्रिप्शन होगा और फिर उससे एमआरएनए का निर्माण होगा। और जब ट्रिप्टोफेन की जो कंसंट्रेशन या सांद्रता जो होती है जब अधिक होती है उसकी सांद्रता कोशिकाओं के अंदर, तब क्या होता है केवल जो लीडर सीक्वेंस होता है, हमने अभी बात की जो लीडर सीक्वेंस होता है वो 140 न्यूक्लियोटाइड के करीबन एक आरएनए का निर्माण करता है। तो जो लीडर सीक्वेंस होता है उसका कुछ पार्ट ही क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में हो पाता है, और उसके बाद में क्या होता है लीडर सीक्वेंस में एटेन्यूएटर की साइट पाई जाती है। तो उस एटेन्यूएटर पर आने के बाद में जो ट्रांसक्रिप्शन की एटेन्यूएशन हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है जो आगे का एमआरएनए का निर्माण वहीं पे स्टॉप हो जाता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शनल एटेन्यूएशन कहते हैं। तो ट्रिप्टोफेन का जो ओपेरोन होता है उसमें क्या होता है जो ऑपरेटर जीन्स होते हैं उसके तुरंत बाद में क्या होते हैं ऑपरेटर जीन्स के बाद में हमने बात की जो उसका डाउनस्ट्रीम रीजन होता है, यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम रीजन की तरफ चलते हैं। तो वहां पे ऑपरेटर जीन के बाद में क्या आता है एक लीडर सीक्वेंस आती है, और उस लीडर सीक्वेंस में एक एटेन्यूएटर सीक्वेंस पाई जाती है। तो ये जो लीडर सीक्वेंस होती है जब इस लीडर सीक्वेंस का जब एमआरएनए में निर्माण जिसका आरएनए बनता है, यानी कि इसका ट्रांसक्रिप्शन लीडर सीक्वेंस का जब होता है तो इसके जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, यानी कि इसका जो प्री आरएनए जब निर्माण होता है लीडर सीक्वेंस से ट्रांसक्राइब होने के बाद में जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसमें क्या होते हैं 4 रीजन होते हैं। और ये जो 4 रीजन होते हैं इन्हें हम क्रमशः एक यानी कि रीजन 1 और रीजन 2, रीजन 3 और रीजन 4 के नाम से जानते हैं, और इन्हीं के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जब एटेन्यूएशन होता है इस लीडर सीक्वेंस में तो लीडर सीक्वेंस के अंदर जो आरएनए बनता है लीडर सीक्वेंस का, तो उस लीडर सीक्वेंस में जो 140 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं
उनके क्या होता है, उस 140 न्यूक्लियोटाइड के जब आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट बनता है तो उस आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में 4 रीजन पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्रमशः 1, 2, 3 और 4 रीजन से शो करते हैं। हमने अभी बात की ये जो लीडर सीक्वेंस होती है, जब उस लीडर सीक्वेंस का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उससे जो बनने वाला जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है, उस आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में क्या होते हैं, 4 अलग अलग रीजन्स होते हैं। तो उन 4 रीजन्स को हम 1, 2, 3, 4 के नाम से जानते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, ये जो रीजन्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पाई जाती है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है यानी कि इनमें आपस में एक दूसरे के युग्मन करने वाले जो क्षार युग्म होते हैं वो पाए जाते हैं। इन क्षारों में जिसके बेस जो इनके क्षार होते हैं उनमें क्या होते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा उनमें युग्मन हो जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, कुछ हेयर पिन लूप संरचना का निर्माण हो जाते हैं। तो उन हेयर पिन लूप के बन जाने से क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो उसका टर्मिनेशन हो जाता है। तो इन 4 अलग अलग रीजन में क्या होता है, जो रीजन 1 होता है वो रीजन 2 से नॉर्मली क्या होता है, रीजन जो 1 है वो रीजन 2 के साथ में बेस पेयरिंग करता है, यानी कि उसके साथ में युग्म बना लेता है, तथा जो रीजन 3 होता है वो रीजन 4 के साथ में युग्मन कर लेता है। वैसे तो इनमें क्या होते हैं, जो रीजन जो 2 होते हैं वो 1 के साथ में और 3 के साथ में भी पेयरिंग कर लेता है, और जो रीजन 3 होता है वो 2 के साथ में बेस पेयरिंग करता है, और जो रीजन 4 होता है उसके साथ में भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेता है। तो इनमें आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पाई जाती है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जो रीजन 1 और रीजन 2 होता है ये आपस में बेस पेयरिंग करते हैं, और जो रीजन 3 होता है वो रीजन 4 के साथ में युग्मन करता है। तो जब रीजन 3 और 4 के बीच में जब बेस पेयरिंग होती है यानी कि युग्मन होता है उनके बीच में, तो इनमें युग्मन हो जाने के कारण क्या होता है, एक हेयर पिन लूप का संरचना का निर्माण हो जाता है। जो रीजन 3 और 4 होते हैं इनके बीच में जब बेस पेयरिंग हो जाती है तो एक हेयर पिन लूप लाइक संरचना ऐसी बन जाती है, हेयर पिन लूप लाइक संरचना। तो उस संरचना से क्या होता है, इसके अंत में क्या होते हैं, 8 जो होते हैं यूरेसिल के रेसिड्यूज पाए जाते हैं, यानी कि 8 यूरेसिल के न्यूक्लियोटाइड वहां पे पाए जाते हैं। और ये जो दोनों सीक्वेंस होती हैं, यानी कि जो 3 और 4 वाले जो रीजन्स मिलकर के एक हेयर पिन लूप संरचना बना रहे हैं, ये हेयर पिन संरचना और ये जो 8 यूरेसिल के रेसिड्यूज होते हैं, ये दोनों अनुक्रम क्या होते हैं, आपस में मिलकर के एक ट्रांसक्रिप्शनल टर्मिनेशन की साइट का या उस सिग्नल का निर्माण कर लेते हैं। तो जो हेयर पिन का लूप है और जो ये यूरेसिल के रेसिड्यूज पाए जा रहे हैं इसके अंत में, ये दोनों सीक्वेंस जो होती हैं एक सिग्नल का निर्माण करती हैं, और ये जो सिग्नल होता है ये ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन का सिग्नल होता है, यानी कि अनुलेखन का समापन करने वाला सिग्नल जनरेट होता है। और इस सिग्नल के थ्रू क्या होता है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो उस लीडर सीक्वेंस के अंदर जैसे ही एटेन्यूएटिंग साइट आती है वहीं पे ये स्टॉप हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शनल एटेन्यूएशन कह रहे हैं। अब हम बात करें जो एटेन्यूएशन की जो प्रोसेस होती है वो कैसे किस प्रकार से कंट्रोल होती है या रेगुलेट होती है, और कहां पर हेयर पिन बनता है और किन के बीच में जो बेस पेयरिंग होती है। उन जो हमने बात की जो लीडर सीक्वेंस का जो रीजन पाए जाते हैं उसमें 4 रीजन पाए जाते थे, 1, 2, 3 और 4 जिन्हें हम रीजन बोल रहे थे। तो इन रीजन की जो बेस पेयरिंग होती है, ये जो बेस पेयरिंग होती है ये ओनली जो होती है, अब यह हेयर पिन बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये जो प्रोसेस होती है ये केवल जो ट्रिप्टोफैन की अमाउंट होती है उसकी जो कंसेंट्रेशन होती है, यानी जो ट्रिप्टोफैन की जो सांद्रता होती है वो कोशिका के अंदर अगर पर्याप्त मात्रा में है तो हेयर पिन बनता है, और अगर पर्याप्त मात्रा में ट्रिप्टोफैन की अमाउंट नहीं है तो हेयर पिन का निर्माण नहीं होता है। यानी कि फिर उससे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू रहती है, और अगर हाई ट्रिप्टोफैन कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है तो हेयर पिन लूप संरचना का निर्माण होता है, और जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। तो जो एटेन्यूएशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम आप डिटेल से डायग्राम की सहायता से देखते हैं। तो जब कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जब ट्रिप्टोफैन की अमाउंट होती है तो अब क्या होती है, और ज्यादा ट्रिप्टोफैन की अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है। तो अब इस जो लीडर सीक्वेंस होती है उसके अंदर 4 रीजन पाए जा रहे थे, हमने भी बात की थी इसके अंदर 1, 2, 3, 4 रीजन। इसके अंदर इसका जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, जो लीडर सीक्वेंस के ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए का निर्माण होता है उस आरएनए के अंदर 4 रीजन पाए जाते हैं। इसका जो रीजन 1 होता है, इस पहले वाले रीजन के अंदर 14 न्यूक्लियोटाइड इसमें या 14 जो एमिनो एसिड्स होते हैं, इसमें 14 अलग अलग एमिनो एसिड्स का निर्माण होता है इस रीजन 1 के अंदर। तो पहला वाला रीजन है उसके अंदर 14 अमीनो एसिड्स का निर्माण होता है। इन 14 अमीनो एसिड्स में से जो इसकी पोजीशन 10th और 11th वाली पोजीशन होती है, यानी कि जो 10वें नंबर का जो अमीनो एसिड्स होता है और जो 11वें नंबर का अमीनो एसिड्स होता है, इनके अंदर क्या होते हैं, जो कोडोन्स होते हैं वो UGG होता है। UGG का कोडोन उसमें इस mRNA के अंदर या RNA के अंदर पाया जाता है। और UGG कोडोन्स होता है, हमें पता है UGG कोडोन जो होता है वो ट्रिप्टोफैन का जो हमारा जो अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन, उसको ये कोड करते हैं। यानी कि जो UGG कोडोन होते हैं वो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, और ये जो UGG जो सीक्वेंस होती है, जो कोडोन होता है, ये इस
रीजन 1 के अंदर जो 10th और 11th नंबर का जो कोडॉन्स होता है वहां पे ये पाए जाते हैं। यानी कि जो रीजन 1 होता है उसमें 14 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स का निर्माण होता है। यानी कि 14 जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें जो 10वें और 11वें नंबर का जो अमीनो एसिड्स होता है वो ट्रिप्टोफैन को कोड करने वाले उसमें कोडॉन पाए जाते हैं। तो रीजन 1 के ऊपर जैसे ही ये राइबोसोम आता है, हमें पता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, यानी कि अनुलेखन की प्रक्रिया के साथ साथ ही क्या होता है, ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वो शुरू हो जाती है। क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कंप्लीटली साइटोप्लाज्म या साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन की प्रोसेस होती है तो उसके साथ साथ में क्या होते हैं, ट्रांसलेशन की या अनुवादन की जो प्रोसेस होती है वो उसके साथ साथ ही चलने लग जाती है। तो इस रीजन 1 के ट्रांसलेशन से क्या होता है, तो जब इस रीजन का ट्रांसलेशन होता है तो इस जैसे ही जब फर्स्ट रीजन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जैसे ही 10th और 11th पोजीशन पे ये राइबोसोम आता है। राइबोसोम क्या करता है, जो एमआरएनए होता है उसको रीड करता है और एमआरएनए को रीड करते हुए आगे चलते जाता है। और इसके साथ में क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है उसका निर्माण होता रहता है। जो टीआरएनए होते हैं इन कोडॉन के हिसाब से एमिनो एसिड्स को लेके आते हैं साइटोप्लाज्म से और राइबोसोम पे ला करके जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण हो रहा है वहां पे लाकर उसे अटैच कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है जिससे एक नई प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जब ये राइबोसोम आगे चलता है और इसकी जो फर्स्ट रीजन के ऊपर जो 10th और 11th पोजीशन जहाँ पे आते हैं तो वहां पे जो कोडॉन आता है यूजीजी, तो ये क्या करते हैं, जो कोशिकाओं के अंदर ट्रिप्टोफैन के अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट रहती है तो टीआरएनए क्या करते हैं, ट्रिप्टोफैन को लेकर के आते हैं। अब हमें पता है जब कोशिकाओं के अंदर हाई अमाउंट में ट्रिप्टोफैन का अमाउंट रहता है तो ये क्या करता है, जैसे ही ट्रिप्टोफैन इसे मिलता है कोशिका से तो ये लेकर के यहाँ पे इसके अटैच कर देता है और इस जो ग्रोविंग जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वहां पर आकर इस ट्रिप्टोफैन को ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही ट्रिप्टोफैन को ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो राइबोसोम होता है वो तेजी से आगे मूवमेंट करता है और ये सेकंड रीजन के पास में चला जाता है। तो जब सेकंड रीजन को ये राइबोसोम कवर कर लेता है तो इसमें जो आगे का जो एमआरएनए होता है वो क्या करता है, इसके जो 3 और 4 वाले रीजन होते हैं ये फ्री होते हैं और हमने अभी बात की थी ये क्या होते हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इनमें बेस पेयरिंग होने की संभावना या टेंडेंसी इनकी होती है। तो इन 3 और जो 4 रीजन होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पाई जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है, एक हेयर पिन संरचना का निर्माण हो जाता है। तो इनमें क्या होता है, लूप बिटवीन रीजन 3 एंड 4 लूप बन जाता है, इसका हेयर पिन संरचना बन जाती है। ये हेयर पिन संरचना क्या करती है, सिग्नल देती है यहाँ से, और हमें पता है इसकी अंत में क्या होते हैं, 8 जो यूरिसिल के रेसिड्यूज होते हैं ये पाए जाते हैं। ये जो सिग्नल देते हैं ये टर्मिनेशन सिग्नल होता है। ये दोनों सीक्वेंस मिलकर के क्या करते हैं, टर्मिनेशन की सिग्नल देते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन का सिग्नल देते हैं, यानी कि जो अनुलेखन की प्रोसेस हो रही है वो यहाँ पे रुक जाती है। तो अब यहाँ पे जो लूप बनता है 3 और 4 रीजन के बीच में एक हेयर पिन संरचना निर्माण हो जाता है और ये अंत में इसके जो 8 यूरिसिल के रेसिड्यूज होते हैं ये दोनों सिग्नल या सीक्वेंस मिलकर के क्या करते हैं, एक सिग्नल जनरेट करते हैं। और ये जो सिग्नल होता है ये सिग्नल होता है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि अनुलेखन का समापन यहाँ पे कर दिया जाता है। यहाँ से क्या होता है, आरएनए जो पॉलीमरेज होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है यहाँ से इस हेयर पिन की वजह से क्या होता है, यहाँ से निकल जाता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस यहाँ पे रुक जाती है। इसको हम ट्रांसक्रिप्शनल एटेन्यूएशन कहते हैं। यानी कि जब पर्याप्त मात्रा में कोशिकाओं में ट्रिप्टोफैन की अमाउंट पाई जाती है तो जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन होता है वो इस लीडर सीक्वेंस के पास में क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक देता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शनल एटेन्यूएशन कहते हैं। अब हम जो दूसरी कंडीशन इसकी जो लो ट्रिप्टोफैन वाली जो कंडीशन होती है या जो दूसरी परिस्थिति है इसमें जिसमें बहुत ही कम मात्रा में जो ट्रिप्टोफैन कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है उस कंडीशन की बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन में एक कंटिन्यू एमआरएनए का निर्माण होता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ट्रिप्टोफैन की अमाउंट कम रहती है तो यह राइबोसोम क्या करता है, इस एमआरएनए को रीड करता हुआ यहाँ पे आता है और जैसे इसकी फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो फर्स्ट पोजीशन में हमें बताया इस लीडर सीक्वेंस के रीजन पे 10th और 11th पोजीशन पे यूजीजी कोडॉन आता है और यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रिप्टोफैन जो एमिनो एसिड होता है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये ट्रिप्टोफैन की अमाउंट यहाँ पे ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड होता है यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे ये एमआरएनए जो राइबोसोम होता है इसको रीड करता हुआ यहाँ पे 10th और 11th पोजीशन पे आएगा तो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन जो एमिनो एसिड्स होता है इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पे क्या करता है, जब टीआरएनए की कोशिका में पता है कि यहाँ पे लो अमाउंट में ट्रिप्टोफैन है, यानी कि यहाँ पे ट्रिप्टोफैन को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे वो मौजूद होता है। तो टीआरएनए क्या करता है, थोड़ा टाइम लेता है। इसकी वजह से क्या होता है, राइबोसोम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे राइबोसोम आकर के इस फर्स्ट पोजीशन पे रुक जाता है जिसको हम राइबोसोम स्टॉल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे राइबोसोम आकर के स्टॉप हो जाता है या रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, इसके हम राइबोसोम स्टॉल कहते हैं। राइबोसोम स्टॉल एट रीजन 1।
यानी कि जो फर्स्ट वाला रीजन होता है यहाँ पे आकर के राइबोसोम थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। तो राइबोसोम के यहाँ पर रुकने से क्या होता है, जो इसके आगे वाले जो रीजन होते हैं 2 और 3, ये क्या करते हैं आपस में बेस पेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है आपस में ये दोनों बेस पेयरिंग कर लेते हैं, रीजन 2 और 3। और जब 2 और 3 बेस पेयरिंग कर लेते हैं तो 4 वाला जो रीजन होता है यहाँ पे, ये 4 वाला रीजन किसी के साथ में बेस पेयरिंग नहीं कर पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, अब इनके 2 और 3 के बीच में, तो रीजन 2 और 3 होते हैं, इनके बीच में लूप बन जाता है। इस लूप के बनने से क्या होता है, जो रीजन 4 होता है ये फ्री रहता है। तो अब यहाँ पे क्या, जो 4 वाला रीजन क्या करता है, जो 3 के साथ में मिलकर के एक सिग्नल जनरेट करता है, तो वो सिग्नल यहाँ पे नहीं बना पाता है ये। तो जब दूसरे और तीसरे रीजन के बीच में जब लूप बन जाता है तो 4 वाला फ्री रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो इसका जो एमआरएनए का निर्माण होता है या जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है ये यहाँ पे कंटिन्यू चलती रहती है। यानी कि यहाँ पे इसका फुल लेंथ का एमआरएनए यहाँ पे बनता है। और उसकी वजह से क्या होते हैं, जो स्ट्रक्चर जीन्स होते हैं, हमें पता है जो ट्रिप्टोफैन ओपेरोन के स्ट्रक्चर जीन्स होते हैं, उनसे क्या होता है, जो कॉर्समिक एसिड होता है उसकी सहायता से वो क्या करते हैं, ये एंजाइम मिलकर के ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का निर्माण कर लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होते हैं, जो कोशिकाओं के अंदर जो लो ट्रिप्टोफैन की अमाउंट बनी हुई थी उसे वो फिर से नॉर्मल कंडीशन में कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे रुकता है। इसकी वजह से दूसरे और तीसरे रीजन के बीच में लूप का निर्माण हो जाता है। इस लूप से क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू रहती है। इनकी लूप जो होता है एक टर्मिनेटर सिग्नल की तरह काम नहीं करता है। और यहाँ से क्या होता है, फिर आगे पूरे एमआरएनए का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या थी, जो मैकेनिज्म थी एटेन्यूएशन की, ये इकोलाई में हमने देखी थी, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। और इसका एग्जांपल होता है ट्रिप्टोफैन ओपेरोन। तो ट्रिप्टोफैन ओपेरोन के कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे इससे पता चल रहा है कि हाई अमाउंट में ट्रिप्टोफैन जब होता है तो यहाँ पे लूप का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन बीच में रुक जाता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शनल एटेन्यूएशन कहते हैं। ये जो ट्रांसक्रिप्शन एटेन्यूएशन होता है ये हमारी जो राजस्थान विश्वविद्यालय या राजस्थान यूनिवर्सिटी के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, उनमें से ये एग्जामिनर के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एग्जाम में ये आने के चांसेस इसके ज्यादा रहते हैं। इसके साथ में क्या होता है, एटेन्यूएशन के साथ में एक दूसरा टॉपिक है जिसे हम एंटी टर्मिनेशन कहते हैं। उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, एंटी टर्मिनेशन को। और अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।